केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से ही इसके फायदों पर चर्चा चल रही है। भले ही यूपीएस अगले वित्त वर्ष से लागू होगी, लेकिन ये बहस शुरू हो गई है कि आखिर दुनिया के किन देशों में पेंशन के नाम पर कितने फायदे दिए जाते हैं और कितनी तरह की पेंशन दी जाती है। पेंशन की बात शुरू होती है तो नीदरलैंड का जिक्र जरूर होता है। इस मामले में ये दुनिया का सबसे बेहतर देश है। लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 5 तरह की पेंशन मिलती है। उस देश का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ के लोगों की खुशहाली में पेंशन का भी अहम रोल है। यहाँ का पेंशन सिस्टम ऐसा है कि हर कैटेगरी के लोगों को बुढ़ापे में कुछ पैसा मिल सके। जानिए कैसा है यहाँ का पेंशन सिस्टम और यहाँ पर कौन कौन सी पेंशन दी जा रही है। फिनलैंड सरकार कई तरह की पेंशन देती है। पहली है कमाई के आधार पर, यानी आप जो काम करते हैं उसके आधार पर मिलने वाली पेंशन। दूसरी है नेशनल पेंशन, ये यहाँ की नागरिकता के आधार पर मिलती है। नेशनल पेंशन सिस्टम में 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। इसमें ओल्ड एज पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, ईयर ऑफ सर्विस पेंशन और सर्वाइवर्स पेंशन है। इसके अलावा एक कैटेगरी कमाई के आधार पर मिलने वाली पेंशन की तरह है। यानी इस तरह कुल मिलाकर 5 पेंशन यहाँ पर हो गई। सबसे पहले ओल्ड एज पेंशन की बात करते हैं। ये पेंशन उन लोगों को खास फायदा पहुंचाती है जिन्होंने जॉब सेक्टर में बहुत लंबा समय दिया है। ओल्ड एज पेंशन फिनलैंड सरकार की तरफ से दी जाती है। यही वजह है कि ये नेशनल पेंशन का हिस्सा है। ये उन्हीं को मिलती है जो फिनलैंड के आधिकारिक नागरिक होते हैं। इसे पार्शियल ओल्ड एज पेंशन भी कहा जाता है। इस पेंशन को पाने के लिए ये शर्त नहीं होती है कि आपने उस देश में कितना काम किया है। ये सिर्फ उम्र के आधार पर दी जाती है। दूसरी आती है डिसेबिलिटी पेंशन। ये पेंशन फिनलैंड के उन लोगों को मिलती है जो वर्किंग के दौरान हमेशा के लिए किसी ऐसी दुर्घटना का शिकार हो गए और काम करने में असमर्थ हो गए। यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन से पहले उन्हें रिहेबिलिटेशन बेनिफिट भी दिए जाते हैं। डिसेबिलिटी पेंशन उन्हें मिलती है जो दुर्घटना के कारण घर की जिम्मेदारी संभालने और काम करने में असमर्थ हो गए हैं या जिनकी उम्र 16 से 64 साल है, जिन्हें दूसरी मिलने वाली पेंशन इतनी नहीं कि घर चलाया जा सके। इसमें तीसरी पेंशन आती है ईयर्स ऑफ सर्विस पेंशन। ये उन्हें मिलती है जिनकी उम्र 63 साल या उससे ज्यादा है और जॉब सेक्टर में 38 साल तक उन्होंने काम किया है, लेकिन काम करने की क्षमता अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसके लिए आवेदन करते समय मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करना होता है। इस लिस्ट में चौथा नाम आता है सर्वाइवर्स पेंशन का। ये वो पेंशन होती है जो सर्वाइवर्स के पति या पत्नी को दी जाती है, खासकर जिनके बच्चे की उम्र 20 साल या इससे कम है। अगर कोई फिनलैंड का नागरिक है और वो बाहर भी रहा और उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो भी परिवार को यहाँ पर पेंशन मिल जाएगी। इसे फिनिश सोशल सिक्योरिटी में कवर में किया गया है। सबसे आखिर पेंशन की यहाँ बात करेंगे वो है वर्किंग पेंशन। ये नेशनल पेंशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। कमाई यानी वर्किंग के आधार पर मिलने वाली इस पेंशन के लिए कंपनियों और कर्मचारी दोनों योगदान देते हैं। पेंशन के लिए वेतन से कुछ हिस्सा कटता है और कुछ हिस्सा कंपनी देती है। इस तरह ये पेंशन तैयार की जाती है। कैसी है भारतीय यूनिफाइड पेंशन, आप ये भी एक बार पूरी स्कीम को समझ लीजिए। भारतीय यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम और निश्चित पेंशन की गारंटी देने की बात कही गई है। अगर कर्मचारी ने 25 साल तक नौकरी की है तो उसे रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। केंद्र के 23 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। कर्मचारियों का अंशदान अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया है। कर्मचारी और सरकार के लिए समान 10% अंशदान करने का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। रिटायरमेंट के बाद जो कुल राशि बनी है उसका 60% तक कर्मचारी निकाल सकते हैं। बाकी 40% को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं की ओर से प्रमोट किए जा रहे पेंशन फंड मैनेजर्स की अलग अलग स्कीमों में लगाना कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।